हाँ जी, नमस्कार। रीट के संदर्भ में पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम भाग नंबर 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। इससे पहले हमने आरटेट 2011 में जो पेपर हुआ था, उसमें जो मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आए थे, उनका वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जा कर के वो वीडियो ज़रूर देखें। आज हम हिंदी जो भाषा प्रथम के रूप में प्रयुक्त हुई थी, जिसके 30 प्रश्न आए थे, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला प्रश्न इसमें हिंदी के संदर्भ में है कि कौन वर्ण घोष नहीं है, यानी घोष वर्ण है वो कौन सा नहीं है, वो हमें बताना है। तो घोष वर्ण में कौन से आते हैं? घोष होता है और दूसरा होता है, एक तो घोष होता है और दूसरा होता है अघोष। अघोष, तो घोष में जो वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और अघोष के अंदर पहला और दूसरा आता है, और इसमें सारे स्वर भी सम्मिलित होते हैं। तो इसमें हमें घोष वर्ण नहीं है वो हमें बताना है। तो इसमें कौन सा होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी छ है वो घोष वर्ण नहीं है, यह अघोष वर्ण में आएगा। अगला है, किस शब्द में री स्वर नहीं है, री स्वर प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो हमें बताना है। तो इसमें देखें तो कृपा इसमें री है, दृष्टि इसमें भी री है, और कृष्ण इसमें भी री है, लेकिन रिवाज में ये री नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। आप इस वीडियो को टेस्ट के माध्यम से सोल्व करें, और अंत में कितने प्रश्न सही होते हैं आपके 30 में से, वो आप है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, स्वर के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। अगला है, किस शब्द में गुण संधि है? गुण संधि है वो हमें बतानी है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, भारतेंदु में है वो गुण संधि प्रयुक्त हुई है, जिसमें भारत धन इंदु, ये इस शब्द का है वो संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके अलावा जैसे इसमें है तो लोकैश्वर्य है, तो इसमें हो जाएगा लोक धन ऐश्वर्य, ये इसके अंदर वृद्धि संधि हो जाएगी। नारीश्वर, नारी धन ईश्वर, इसमें वृद्धि संधि दीर्घ संधि हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और सिंधुर्मी, सिंधुर्मी में सिंधु धन उर्मी, सिंधु धन उर्मी, ये इसके अंदर भी दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। अगला है, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, वृक्ष धन छाया, वृक्ष धन छाया, ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा। समश्रु शब्द का तद्भव रूप है वो कौन सा होगा? क्या है वो समश्रु रूप शब्द का तद्भव रूप होगा? तो समश्रु शब्द का तद्भव रूप होगा मूंछ। क्या होगा? मूंछ होगा। एक आता है आपके समश्रु, दूसरा आता है एक शवश्रु। एक आता है समश्रु, दूसरा है शवश्रु, सिर्फ व का फर्क है इसमें। तो जो शवश्रु होता है वो तो होता है ससु के लिए, सासु के लिए या सास के लिए, और समश्रु जो होता है वो मूंछ के लिए होता है। इसी में एक आता है श्वशुर, तो श्वशुर होता है वो होता है ससुर के लिए, वो ससुर के लिए। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होना नहीं है, ये चीज़ें वो ध्यान रखनी है। चलिए अगला है, थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बन जाए, और हमें 30 प्रश्न है वो करने हैं, तो इसलिए सीधा प्रश्न पढ़ने के बाद में आपके सीधा है वो मैं उत्तर बता रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, और विकल्प का चारों विकल्पों को अच्छी तरीके से अध्ययन करने के बाद में अपना उत्तर है वो चयन करें। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए हमें जल्दी में है वो कार्य करना पड़ेगा। इसमें अगला प्रश्न है आपके, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं।
यानी विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसमें सब जानते हैं कि विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। अगला है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, यानी वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इन चार विकल्पों में से तीनों का तो वर्ण शब्द का अर्थ होता है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसका वर्ण शब्द से अर्थ मिलता नहीं है। तो वर्ण का अर्थ रंग होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, वर्ण का अर्थ अक्षर होता है, लेकिन वर्ण का अर्थ है वो आकाश नहीं होता है, आकाश नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर विकल्प। 2 नंबर विकल्प है इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला है कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, यानी कमल का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है। यानी 3 वो विकल्प है जिसमें कमल के पर्यायवाची शब्द है। तो कमल के पर्यायवाची में अधिकतर क्या होता है, अंत में जो ज होता है ना, उससे पहचान हो जाती है। तो इस शब्दों में क्या है कि प्रत्येक के अंदर ज दिख रहा है हमें, तो कन्फ्यूजन ज़्यादा नहीं होना है। इसमें इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। मनसिज होता है वो कामदेव का पर्यायवाची माना जाता है। किसका? कामदेव का पर्यायवाची माना जाता है। तो कमल का हो जाएगा जलज हो जाएगा, अंबुज हो जाएगा और पंकज हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा नंबर 3 विकल्प। कमल के जो पर्यायवाची होते हैं उनके अंत में ज होता है। समुद्र के जो पर्यायवाची होते हैं उनके पीछे धी होता है। बादल का जो पर्यायवाची होता है उसके पीछे द होता है। द का मतलब देने वाला, ज का अर्थात जन्म लेने वाला, जो पानी के अंदर जन्म लेता है वो कमल होता है। और धी का तात्पर्य होता है धारण करने वाला, अर्थात जल को जो धारण करता है वो समुद्र होता है। चलिए अगला प्रश्न है, जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो के लिए एक शब्द होगा। यानी जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो उसके लिए एक शब्द में कौन सा उत्तर होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, यानी अन्य मनस्क। अन्य मनस्क है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है अभिधा शब्द शक्ति में है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में केवल वाच्यार्थ प्रकट होता है, जबकि लक्ष्यार्थ प्रकट होता है लक्षणा शब्द शक्ति में, और व्यंग्यार्थ प्रकट होता है व्यंजना शब्द शक्ति में। किसमें? व्यंजना शब्द शक्ति में है वो व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। और अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द है वो प्रयुक्त होते हैं। सभी है वो तीनों शब्द है वो अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आते हैं विकल्प के अनुसार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, गुण दोष है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो भाववाचक में क्या होता है, गुण दोष है वो आदि प्रयुक्त होते हैं। अगला है मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, उसमें विशेषण है वो हमें बताना है। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया, तो इसमें विशेषण है वो कौन सा है वो हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। पतलून कैसी है? काली है, तो ये काली है वो विशेषण हो जाएगा। वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वाक्य में रिक्त स्थान पर क्या प्रयुक्त होगा? तो वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था। तो इस प्रश्न का 3 नंबर विकल्प है वो सही हो जाएगा। अगला है हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है वो कौन सा अवयव है? कौन सा है वो अविकारी शब्द है? तो हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, तो तक है वो इन दोनों वाक्यों का संबंध है वो बता रहा है तक जुड़ने से। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 3 नंबर विकल्प, संबंध बोधक अवयव ये है।
अगला है को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। को और के लिए किस कारक के चिन्ह है। तो संप्रदान को के लिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। संप्रदान को के लिए ये संप्रदान कारक के चिन्ह माने जाते हैं। करण, करण कर्ता ने कर्म को करण से साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। अपादान से प्रथ के और संबंध का के की रा रे री और ना ने नी, ये संबंध के या संबोधन कारक के कारक चिन्ह माने जाते हैं। अगला है उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है। तो उद्देश्य और विधेय है वो वाक्य के अंग माने जाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता और कर्ता का विस्तारक उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। विधेयतें कर्म, क्रिया और जो भी पूरक होते हैं वो विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो उद्देश्य है वो, उद्देश्य और विधेय वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में कौन सा है वो उद्देश्य है। तो जैसा कि हमने ऊपर डिस्कशन कर लिया कि कर्ता जो होता है वो उद्देश्य होता है और कर्ता से संबंधित कोई विशेषण की बात की जाती है तो वो उद्देश्य का विस्तारक माना जाता है। तो इसमें जो तेंदुलकर है वो कर्ता है और इस प्रश्न में पूछा है कि सिर्फ उद्देश्य हमें बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, यानी तेंदुलकर है वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उद्देश्य है वो तेंदुलकर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं। तो इस चिन्ह को हम अर्धविराम के नाम से जानते हैं। ये जो होता है अल्पविराम होता है और ये जो इसके ऊपर लग गया तो इसको हम अर्धविराम कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा अर्धविराम। चलिए अगला है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है, उसमें कोष्टक का है वो प्रयोग होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर 3 नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला है, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अवसर का लाभ उठाना। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोड़ा अटकाना। क्या हो जाएगा, रोड़ा अटकाना। अगला है, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, मैं तुम सब को खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो इसके लिए उपयुक्त क्या होगा। चोर चोर मोशरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। तो अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, राजपत्र या गजट में होता है अधिसूचना का प्रकाशन। विषय जैसा कि अभी वर्तमान में सिलेबस है या पीछे के जो सिलेबस हैं उनकी दृष्टि में अगर देखें तो यहाँ जो 2011 में जो सिलेबस था उसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज था। तो बस यही है चीज़ और बाकी तो पढ़ना ही है। अगला प्रश्न है, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। तो निविदा सूचना का क्या उद्देश्य होता है। सामान की आपूर्ति करवाना बिल्कुल होता है, सामान की नीलामी करना बिल्कुल होता है और निर्माण कार्य करवाना ये भी निविदा का कार्य होता है, उद्देश्य होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
विकल्प नंबर 4। अगला है, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है। यानी किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को, यानी एक साथ अनेक जगह कोई पत्र भेजना है, शासकीय पत्र भेजना है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? तो वो परिपत्र या सर्कुलर माना जाता है। ऊपर एक ये गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या है, देख लेते हैं। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वर्ती का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। रामचंद्र शुक्ल की मित्रता पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं, वो ये नीचे दिए गए हैं। तो इसमें प्रश्न है कि इस गद्यांश का शीर्षक होगा, इस गद्यांश का शीर्षक है वो क्या है, वो हमें बताना है। तो इस गद्यांश का शीर्षक है कुसंग की महत्ता। है क्या इस कुसंग की महत्ता है? नहीं है। इस गद्यांश का शीर्षक है वो संगति है। बिल्कुल, इस गद्यांश का शीर्षक है वो संगति माना जाएगा। कुसंग का अर्थ क्या है? कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। कुसंग का अर्थ है बुरी संगति। और इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है वो क्या है? तो इस गद्यांश का केंद्रीय भाव है संगति का महत्व। क्या है? संगति का महत्व। जैसी संगति में आप रहोगे वैसे आपके अंदर विचार आएंगे। जैसी संगति में रहोगे वैसे ही आपके अंदर संस्कार उत्पन्न होंगे। जैसी संगति में रहोगे वैसे ही आपके अंदर लक्षण आएंगे, और वही लक्षण आपके चरित्र को है वो आगे प्रदर्शित करेंगे। एक साइकोलॉजी में एक थिंकर हुए थे, उन्होंने कहा था कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं, फिर आदतें हमारा निर्माण करती है। तो ये संगति का ही असर होता है। तो आज के वीडियो में हमने कुल हिंदी के संदर्भ में 30 प्रश्न है वो पढ़े हैं। उन 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर कोई आपका सुझाव है तो आमंत्रित है, ज़रूर अपना सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। और आगे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसलिए आप चैनल को ज़रूर है वो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।